So, hello students. So, welcome to my YouTube channel and this is the third lecture for mole concept. ये हमारा थर्ड लेक्चर है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने एवरेज एटॉमिक मास तक कवर किया था। हमने बताया था एटॉमिक मास क्या होता है। हमने बताया था कि जो बुकिश डेफिनेशन होता है दैट इज़ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। हमने बहुत सारे लाइक ड्यूलंग्स एंड पेटिट्स रूल हमने एक्सप्लेन किया था। फिर हमने कुछ आइसोटोप्स के बारे में बातें की थी। तो आज का जो लेक्चर है वो शुरू करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है बिल्कुल उसी टॉपिक पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो हमने लिखा एन एलिमेंट एन एलिमेंट एन एलिमेंट एक्स, ठीक है, हैज थ्री आइसोटोप्स, थ्री आइसोटोप्स, थ्री आइसोटोप्स, थ्री आइसोटोप्स। कौन कौन से वो आइसोटोप्स हैं? एक है आइसोटोप जिसका मास नंबर है 20, दूसरा आइसोटोप है जिसका मास नंबर है 21 एंड वी हैव थर्ड आइसोटोप जिसका मास नंबर है 22। ठीक है, थ्री आइसोटोप्स और इसका परसेंटेज अबंडेंस दे दिया है, तो हमने लिख दिया द परसेंटेज abundance, the percentage abundance of X20 is 90% and the average atomic mass and the average atomic mass of X is 20.18 U. ठीक है, find the percentage, find the percentage abundance, find the percentage abundance of X21, यानी X21 है उसका परसेंटेज अबंडेंस पूछा गया है। सो लेट मी चेक इफ इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। यस, या। सो नाउ टेल मी, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई सॉल्विंग। ठीक है, लेकिन आई विल बी साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पर अगर ध्यान दो बच्चे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तीन आइसोटोप है, इसका परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, इसका और इसका नहीं दिया हुआ है। अरे वी नो दैट टोटल परसेंटेज अबंडेंस शुड बी इक्वल टू 100, यस और नो। एक काम करते हैं, इसके परसेंटेज यानी 21 वाले के परसेंटेज अबंडेंस को हमने x मान लिया। क्या x मान सकते हैं? अरे यस और नो। और इसके यानी 22 वाले के परसेंटेज अबंडेंस को हमने y मान लिया। और x20 का तो परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, तो वी नो दैट परसेंटेज अबंडेंस शुड बी इक्वल टू 100, टोटल परसेंटेज अबंडेंस शुड बी इक्वल टू 100। देयरफॉर आई कैन से 90 plus x plus y is equal to 100. Therefore y is equal to 100 minus 90 minus x, that is 10 minus x. हमें बस ये पता लगाना था x के टर्म में, सिर्फ एक ही वेरिएबल के टर्म में सोचना था। हम अलग अलग वेरिएबल क्यों माने? हमने इसलिए वेरिएबल अलग लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो ये 90%, तो ये आपका x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, वेरी सिंपल, जो कि हमने लिख दिया है। यानी अब यहाँ पर जो डेटा हमने लाइक मतलब कुछ माना है, जो अज्यूम किया है, वो सारे डेटा को यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोला, आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो X20 है वो 90% है, X21 जो है वो आपने X% मान लिया, और जो X22 है बच्चे वो आपने बताया कि वो 10 माइनस X% आ जाएगा। ठीक है, और अब हमारा जो फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का, परसेंटेज अबंडेंस इनटू मॉलिक आई मीन परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप, then plus percentage abundance into mass of isotope 2 and so on and then further divided by 100। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। That's not working out. Okay, shall use this marker। हमने लिखा बच्चे 90%
और इसका एटॉमिक मास कितना है 20, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना माना x और इसका एटॉमिक मास 21 प्लस ये कितना है 10 माइनस एक्स परसेंटेज अबंडेंस और इनटू 22 एंड होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 20.18 एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से ये होना चाहिए। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये कितना हो जाएगा 1800 1800 प्लस 21x प्लस 22 इंटू 10 220 माइनस 22x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20.18। यस और नो? तो चलिए ये टर्म और ये टर्म मतलब जितने भी टर्म्स है उसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1800 प्लस 220 तो कितना हो जाएगा 200 यानी 2000 2020 और यस और नो माइनस 22 minus 21 that is x right that should be equal to how much 2018 right excuse me and now what do we have now we have x चला जाएगा उधर और ये सॉरी इसको ये तो x चला गया उधर और ये वाला टर्म आ गया इधर that means 2020 minus 2018 is equal to x therefore x is equal to nothing but 2%। yes यहाँ पर x जो है वो कितना आ गया बच्चे 2%। x हमारा आ गया है 2%। आई बात समझ में? therefore y कितना हो जाएगा 10 minus 2 that is 8%। हमसे पूछा क्या गया है 21 का परसेंटेज अबंडेंस तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। चलिए आपने ये लिख लिया होगा, अगर आपने ये लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वाला सेगमेंट हमारा हो गया समाप्त, यानी हमने एवरेज एटॉमिक मास सीख लिया। ठीक है और अब हम लोग बात कर रहे हैं एक टर्म सीखेंगे हम लोग। तो पहले मॉलिक्यूलर मास सीख लेते हैं, पहले मॉलिक्यूलर मास हम लोग सीख लेते हैं, यानी नया टॉपिक सीखने वाले हैं हम लोग अभी। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है वी गोना टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसका हेडिंग डाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास। इसका भी यूनिट जो होगा, इसका भी जो यूनिट होगा, यूनिट विल बी यू और AMU सबसे पहले, ये ध्यान में रखना। अब इस पर आते हैं। मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैन बी ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल कैन बी ऑफ कंपाउंड्स एज वेल। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया है कि मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट के भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड के भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा जरा सा समझ लेना कि सम ऑफ masses of all atoms, sum of masses of all atoms present in a molecule is known as its molecular mass। यानी जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का मास आप ऐड कर दीजिए, उसी से आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ रही है बच्चे? अब यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में बात करेंगे हम लोग।
सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बात कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। वो बेसिक्स भी हम लोग सीखते चल रहे हैं। अब जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। सारे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते हैं, कहने का मतलब है सारे एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। कुछ एलिमेंट जो है वो एटॉमिक स्टेट में होते हैं और कुछ एलिमेंट्स जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं, यानी वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कौन कौन से वैसे एलिमेंट्स हैं जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, लाइक वो एटॉमिक स्टेट में नहीं होते हैं, वो डायटॉमिक स्टेट में होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोरीन। सबसे पहले हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में आप बोल सकते हो, फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, या फिर आप इसको नेचुरल स्टेट बोल दो, या फिर नेचर में, ठीक है। फ्री स्टेट आप बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए नेचर में, ठीक है। वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जो है वो नेचर में H2 बना करके एग्जिस्ट करता है, यानी ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है। उसी तरह बात करते दूसरा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, देन वी हैव नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में होता है, नेचर में वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर बात करते हैं हम लोग फर्दर, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो F2 बनाता है। फिर अगर बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन तो वो बनाएगा Cl2, यानी Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन इफ आई टॉक अबाउट ब्रोमीन, ब्रोमीन देन इट फॉर्म्स Br2, यानी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट आयोडीन, द लास्ट एलिमेंट फॉर दिस ग्रुप, दैट विल बी I2, ये I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपने क्या देखा, कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, यानी फ्री फॉर्म होता है, ये फ्री स्टेट में इस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस वो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर बात करें सल्फर, तो सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये नहीं, एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं S8 P4। बाकी और कोई एलिमेंट की बात करें, जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम, नहीं सोडियम वो सिंगल लाइक मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है। हमने एक वर्ड यूज किया मोनोएटॉमिक, मतलब सिंगल एटम, मोनो मतलब वन। मैग्नीशियम मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी एक एटम उसका होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। तो जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जब हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, वी आर टॉकिंग अबाउट H2। अगर हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, वी आर टॉकिंग अबाउट N2। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर हमने वर्ड यूज किया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हम लोग O2 की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगर हमने कहा फ्लोरीन मॉलिक्यूल तो मतलब F2, अगर हमने कहा क्लोरीन मॉलिक्यूल तो Cl2, हमने कहा ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2, हमने कहा आयोडीन मॉलिक्यूल I2, हमने कह दिया सल्फर मॉलिक्यूल तो S8, वैसे S6 भी होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इस सल्फर वाले एग्जाम्पल को आप साइड रख सकते हैं। मगर अगर बात करें फॉस्फोरस तो इट एग्जिस्ट इन P4 फॉर्म, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हमने कहा मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स कितने एटम वहां पर दिख रहे हैं बच्चे, 2, और एक एटम का मास होता है 1U, तो 1U into 2 times, that is 2U. Yes, therefore mass of one hydrogen molecule is 2U, that is its molecular mass.
इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो इसको, इसी चीज को इस तरह से पढ़ सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, जरा ध्यान से समझना, इसी चीज को हमने इस तरह से पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2U। क्या ये बात समझ में आई बच्चे? हमने ऐसा इसलिए लिखा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल बनाता है, H2 बनाता है। लेकिन अगर हमने ऐसा लिखा होता, ध्यान से सुनो, हमने बोला होता एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर हमने ऐसा लिखा होता तो आप बोलते 1U। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछा गया है। लेकिन अगर इसी तरह सिंपल इस वे में लिखा गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट मास ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच विल बी 2U। उसी तरह अगर हमने पूछ दिया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये लिखा रहे बच्चे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अगर ये लिखा रहे, इसका मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट मास ऑफ 1O2 मॉलिक्यूल। हम एक O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और उसका मास क्या हो जाएगा, 2 × 16U विच विल बी 32U। क्या ये बात समझ में आई बच्चे? अगर हमने कहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, N2 की बात कर रहे हैं, और N2 की बात कर रहे हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2 × 14 दैट इज 28U। हमने लास्ट क्लास में एटॉमिक नंबर 20 तक सारे एलिमेंट्स का हमने एटॉमिक मास लिखा था, दिया था, टिल एटॉमिक नंबर 20 तक हमने करवाया था, राइट। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक स्टेट में, डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लोरीन डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग उसके लिए मॉलिक्यूलर टर्म यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास का टर्म यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर से पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेट्स से ब्रोमीन, यस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्रोमीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्रोमीन, अगर आपको याद हो हमने इसका वैल्यू ये भी लिखवाया था, ब्रोमीन का मास होता है 80, तो कितना हो जाएगा, हम लोग बात कर रहे हैं Br2 की, तो 2 × 80 विच विल बी 160U। क्या ये सेगमेंट क्लियर है बच्चे? यानी आपको मॉलिक्यूलर मास टर्म समझ में आ गया, यानी हमने एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास हमने डिस्कस कर लिया, एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास की हमने डिस्कस की। अच्छा, P4 का फिर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, तो P4 का मास हो जाएगा 4 × 31 दैट विल बी 124U। क्या करेक्ट, हमने सही लिखा है, 34 × 120, यस, तो 31 × 4 दैट इज 124, यानी इस P4 का मास हो गया 124U। तो आपको ये मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को इरेज करते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया कंप्लीट। अभी मॉलिक्यूलर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट हुआ है, एलिमेंट का। अभी हमने कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल की बात नहीं की है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास की बात हमने नहीं की है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल वर्ड है ना, आपको थोड़ा सा बता दें, ये मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल वर्ड जो है वो हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड आपने कुछ बॉन्डिंग के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा? अभी आपने, अगर आपको याद हो, क्लास 9th में या 10th में हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड, उसमें हम लोग आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, उसमें हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो अभी के लिए इतना समझ लो, बस अभी के लिए इतना समझ लो, जिस कंपाउंड में मेटल नहीं है
उसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं अभी के लिए। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। अभी आपको ये समझना है कि जिस कंपाउंड में कोई मेटल इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज करेंगे। तो जिस कंपाउंड में मेटल होगा उसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग फॉर्मूला मास यूज करेंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, इन दोनों का मीनिंग सेम है, ये याद रखना। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूलर जो मास, ये जो टर्म है, ये हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, और जो फॉर्मूला मास है ये हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। ये टर्म है, टर्म डिफाइंड है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं। कोई भी अगर कोई इंसान बोल रहा है आयनिक कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, नो, आप उसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं, आप उसको क्रिस्टल बोल सकते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, आयनिक लैटिस। लेकिन हम लोग आयनिक को कंपाउंड को मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी एरर्स को आप अवॉइड करें। वैसे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके कैलकुलेशंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपके आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे, मगर ये टर्म्स अगर आप यूज़ करते हैं तो मीन्स आपको डेप्थ की नॉलेज नहीं है, केमिस्ट्री के डेप्थ की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ऐसे टर्म्स अवॉइड, आप यूज़ करने से बचें, अवॉइड करें। अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए आप मॉलिक्यूल टर्म यूज़ करें। आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए फॉर्मूला मास आप टर्म यूज़ करें, क्रिस्टल टर्म यूज़ करें। तो कोवेलेंट कंपाउंड किसमें? जिसमें, वैसे कंपाउंड जिसमें कोई मेटल इन्वॉल्व नहीं है। नाउ द थिंग इज कि अगेन आई एम सेइंग, हमने कहा कोवेलेंट कंपाउंड में मेटल इन्वॉल्व नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर ये चीज़ों के बारे में वापस से डिस्कस किया जाएगा। आप चिंता ना करें, आप मेरे नोट्स फॉलो करें, मेरे लेक्चर्स को, मेरे चैनल को आप रेफर करें, फॉलो करें, आपको हर चीज़ें सीक्वेंस में मिलेंगी। तो अभी के लिए आप समझने के लिए इतना मान सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम वापस से डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों में सुधार करेंगे। अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हाँ, आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग फॉर्मूला मास यूज करेंगे और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि मॉलिक्यूल, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की बात कर ली हम लोगों ने, अब हम लोग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल की बात करेंगे। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल की बात, तो कंपाउंड किससे फॉर्म होता है? दो या दो से ज़्यादा एटम्स, डिफरेंट एटम्स की बात करें, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स, है कि नहीं, अगर वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं, कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे कि हमने लिख दिया, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। CH4, ठीक है। आपको इसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में आपको बताना है, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास बताना है। CH4 लिखा, आई एम राइटिंग फ्यू कंपाउंड्स, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, 10 मिनट इन चीज़ों को सीखेंगे। CH4, H2O, NH3, देन PH3, देन HF, देन हमने लिख दिया HCl, ठीक है। देन हमने लिख दिया, फिर क्या लिखा हमने, NH2CO, NH2, फिर हमने लिख दिया H, एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं, NH2CO, NH2, ये C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। और भी कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं, हमने ले लिया C12H22O11, ठीक है, C12H22O11। और कौन सा कंपाउंड ले लें? ठीक है, पहले इन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने इन कंपाउंड्स के बारे में क्यों बात की अभी, ये सब ना बहुत कॉमन कंपाउंड्स है, अभी बहुत सारे कंपाउंड्स की बात करेंगे। ये सब बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन कंपाउंड्स हैं, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, और इन सब का कोई ना कोई कॉमन नेम है। अगर आपको इनका कॉमन नेम याद रहा और आपको इसके वैल्यूज़ याद अगर आपको हो गए तो आपका टाइम सेव होगा एग्ज़ाम में। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनके वैल्यूज़ याद होने चाहिए।
विद इन अ मोमेंट, विद इन अ सेकेंड। आप जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा इसका कॉमन नेम, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा इसका तो मास ये होता है, ताकि आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें कैलकुलेट करने में। एक जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये इतना वो प्रैक्टिस करते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं CH4। इसका नाम होता है मीथेन। इसका नाम होता है बच्चे मीथेन, ठीक है। और इसका मास क्या हो जाएगा, जरा सब समझिए। 12, कार्बन का मास कितना 12, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4, देयरफॉर 16U। क्या होगा या नहीं होगा बताइए। नाउ बात करते हैं H2O। हाइड्रोजन एटम का मास 1U, कितने हाइड्रोजन एटम है 2, तो 2 हो गया। और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16U, देयरफॉर इसका मास हो जाएगा 2 प्लस 16 विच इज 18U। इसकी बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन एटम का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 3, दैट विल गिव यू 14 प्लस 3 17U। क्या ये सही है, क्या ये सही है, यस और नो। अच्छा चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा वाटर का फॉर्मूला कहलाता है, वाटर, H2O वाटर। इसका कॉमन नेम, NH3 का कॉमन नेम होता है अमोनिया। NH3 का कॉमन नेम क्या है बच्चे, अमोनिया। PH3 इसका कॉमन नेम है फॉस्फीन, PHOSPHINE, फॉस्फीन। इसका मास क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का मास 31U, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 के लिए इंटू 3, सो 1 इंटू 3 दैट विल गिव यू 31 प्लस 3 दैट इज 34U। क्या ये सही है, हमारे साथ सॉल्व करते चले। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका एक हाइड्रोजन का मास 1U, फ्लोरीन का मास 19, तो 19 दैट विल गिव यू 20U। क्या ये सही है। अगर बात करते हैं HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5U, सो दैट विल गिव यू 36.5U। यस, आपको ये सब वैल्यू याद हो जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये सब चीजें याद हो जाए। फिर बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। इसका नाम होता है यूरिया। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चे, यूरिया, यस। अब इसके बारे में बात करते हैं। कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, जरा सा ध्यान से देखो कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। तो हमने लिखा 2 इंटू 14 प्लस कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, मीन्स 1 इंटू 4, प्लस कार्बन एक है तो दैट इज 12, और ऑक्सीजन एक है दैट इज 16। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा सा, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 4 प्लस, इसको फिर से ऐड कीजिए तो ये भी 28 आएगा, 16 प्लस 12 28, और जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 60U। यस, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चे, 60U। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60U, आपको अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60U। फिर बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएं तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज बोल दो, डेक्सट्रोज बोल दो, ठीक है, फ्रुक्टोज बोल दो। अभी के लिए आप ग्लूकोज समझ लो, अभी के लिए। इसका जब मास कैलकुलेट करोगे तो कितने कार्बन में, 6 कार्बन, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 16, कितने टाइम्स है 6, तो 6 इंटू 16। when you solve it, 12 6 are 72 plus 12 plus 16 6 are 96. When you solve it, how much you will get, 84 plus 6 90, 90 plus 90 180, yes 180U। तो आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180U, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60U, हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 36.5U। अब इसकी बात करते हैं। इसका वैसे नाम होता है सुक्रोज, अभी के लिए आप इसको समझ लो सुक्रोज। अब जरा सा इसके बारे में चेक करेंगे कितने मास है, तो ये कितना है 12, तो 12 इंटू 12, करेक्ट, क्या ये सही है बच्चे, प्लस 1
इंटू 22, क्या ये सही है? देन प्लस 11 टाइम्स कितना मास? 16, करेक्ट। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 12 इंटू 12 144 प्लस 22 प्लस 16 11 16 10 160 प्लस 16 दैट इज 176. क्या, if I'm right or not, right or not, then you added 4 plus 2 6, 6 plus 6 12, balance 1, 4 plus 2 6, 6 plus 6 2, balance 1, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 7 plus 7 14, balance 1, 1 2 and 3. Yes, that is the mass of this sucrose, 342U. C12H22O11. जैसे ही आपने देखा आपको तुरंत याद आना चाहिए, अरे इसका मास तो 342U होता है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपका 10 सेकेंड 20 सेकेंड टाइम सेव होगा। यू नो व्हाई आई एम सेइंग अबाउट दिस, क्योंकि जब आप धीरे धीरे इन टाइम को सेव करते हैं, एग्जाम में जेई के एग्जाम की बात करें, वहाँ पर आपके पास जेई, सबसे पहले जेई मेन की बात करते हैं, वहाँ पर आपको 30 से 40 मिनट में केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 35 to 40 मिनट्स, यस, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बाकी का टाइम आपको फिजिक्स और मैथ्स पर भी देना है। तो आप सोचो, अगर आपको ये चीज़ें आपको पता है तो आप कितना टाइम सेव कर सकते हो। केमिस्ट्री इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर केमिस्ट्री इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ ली तो आप इतना समझ सकते हो कि आपका लाइक जेई में सिलेक्शन कंफर्म है। आप 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जेई में, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, फिजिक्स भी 100 एंड मैथ्स भी 100। अगर आपने केमिस्ट्री में 100 में अगर आपने 60 प्लस स्कोर कर लिया, फिजिक्स मैथ्स कुछ नहीं भी किया, फिर भी अगर आपने उन दोनों को मिला करके भी अगर आपने 70 स्कोर किया, फिजिक्स एंड मैथ्स, और केमिस्ट्री में 60 भी स्कोर किया, तो 60 प्लस 70 130, आप कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे और आप जेई एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका केमिस्ट्री हमेशा, जो सेलेक्ट क्वालिफाई होते हैं उनका हमेशा केमिस्ट्री स्ट्रांग रहता है। तो केमिस्ट्री इजी है, लेकिन तब इजी है अगर आप उस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई गाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से चीज़ों को समझते हैं, याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती चली जाएगी और आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो डू एज आई से, कीप फॉलोइंग माई सजेशंस, माई इंस्ट्रक्शंस, दैट्स गोना हेल्प यू फॉर श्योर। तो हमने आपको बताया कि इसका सुक्रोज ये आपने याद कर लिया, ग्लूकोज याद कर लिया, बहुत टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसको इरेज करें, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे मॉलिक्यूलर मास में, और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के। ठीक है, पहले इसको रेज करते हैं, ये वाला भी डेफिनेशन रेज करते हैं। हमने लिख दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ oxygen atoms, calculate the mass of oxygen atoms present in 3 molecule of H2O। ठीक है, पहला हमने लिखा 3 molecule of H2O एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा
5 molecules of H2O2, ये हमने दे दिया है. Calculate the mass of oxygen atoms present in 3 molecule of H2 and second one 5 molecule of H2O2. अब ज़रा सा ये बताइए हमें बच्चे, ये बताइए कि हमने बोला H2O करेक्ट, और उसमें सिर्फ हमने ऑक्सीजन की बात की है. तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम? 1. तो अगर हमने 3 मॉलिक्यूल लिया तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम? 3 ऑक्सीजन एटम्स होंगे या नहीं होंगे? तो हमसे सिर्फ ऑक्सीजन एटम का मास पूछा गया है. Therefore its mass will be 3 into 16, that will be 48 U. क्या ये सही है? अब दूसरे सेगमेंट पर आते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2. तो अब ये बताइए H2O2 में, एक H2O2 में 2 ऑक्सीजन एटम, एक H2O2 में, एक H2O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स. अरे यस और नो? तो 5 H2O2 मॉलिक्यूल्स में, 5 H2O2 मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम? 2 into 5 होगा या नहीं होगा? दैट मीन्स 10 ऑक्सीजन एटम्स. यस और नो? और इसका मास फिर कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का होता है 16U. देयरफॉर 10 का मास कितना हो जाएगा? 10 into 16 विच विल बी 160U. क्या ये सही है? यस और नो? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, so then I will quickly erase those things and I will discuss the formula mass. ठीक है, आपने ये देख लिया. अब इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और लेक्चर के बाद आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने तो. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट formula mass, and don't worry, we will solve some questions, we will discuss some good level questions. ठीक है, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग. ठीक है, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास, जैसा कि हमने पहले कहा कि फॉर्मूला मास सेम चीज़ है, मॉलिक्यूलर मास की ही तरह है, बस फॉर आयनिक कंपाउंड्स, है कि नहीं? सम ऑफ ऑल एट सम ऑफ मास ऑफ sum of mass of all atoms present in an ionic compound is known as its formula mass. क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए अब वापस से क्वेश्चन देखते हैं. तो सबसे पहले आई विल डिस्कस सम गुड लेवल क्वेश्चंस. तो बात कर लेते हैं हम लोग. सबसे पहले बात करेंगे CaCO3 के फॉर्मूला मास की बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट NaCl, इसकी बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट CaCl2 की बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट Na2CO3, इसकी भी बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट MgSO4, इसकी भी बात करेंगे. MgSO4. देन वी विल टॉक अबाउट CaSO4. ठीक है, CaSO4 हो जाएगा. और कितना क्या ले लें? NaCl ले ही लिया है. देन NaH, सोडियम हाइड्रेट, इसकी बात कर लेते हैं. और भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं. ठीक है, MgCO3. देन व्हाट शुड आई राइट? NaOH. ठीक है, और क्या कर ले? CaOH होल ट्वाइस प्रैक्टिस के लिए. KOH है ना. तो इन सारे कंपाउंड्स, और भी कुछ कंपाउंड्स ले ले. एक कंपाउंड, एक दो कंपाउंड और ले लेते हैं.
क्या ले लें, MgCl2 ले लेते हैं। MgCl2 लिया है क्या, नहीं लिया है, चलिए MgCl2 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, MgCl2 नहीं, MgF2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब आप इसका सॉल्व करेंगे, बाय द वे ये अगेन ये बहुत कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, और इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप ऐड करोगे, कैल्शियम का मास होता है 40, एटॉमिक मास 40U प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज 48। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100U। इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5U। अगर बात करते हैं CaCl2 की, तो कैल्शियम का मास होता है 40, क्लोरीन का एक एटम का मास होता है 35.5, तो दो का मास कितना हो जाएगा 71, तो 71 प्लस 40 दैट विल गिव यू 111U। अगर बात करते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, आगे चल करके आप इसको पढ़ोगे कि ये आपका वॉशिंग सोडा भी कहलाता है, ये आगे चल करके पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका मास हो जाएगा 23 मास होता है सोडियम का, तो दो सोडियम दैट इज 46, और इसका मास कितना हो जाएगा 12, तो 46 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 दैट इज 58, 58 प्लस 48 हो जाएगा 106, ये हो जाएगा 106U। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रखोगे ना तो आपका बहुत टाइम सेव होगा, और ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। फिर बात करते हैं MgSO4 मैग्नीशियम 24, SO4 बाय द वे आप ये याद रख सकते हो, SO4 96 होता है, आप अपने लाइक कन्वीनियंस के लिए याद कर लो। SO4 2 माइनस जो ये होता है, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, और इसका आप मास याद रख सकते हो 96U, ये याद रख सकते हो, कैलकुलेट करके भी आप निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन हमने याद कर लिया, मेरा काम कितना आसान, सल्फेट 96 24, तो ये हमारा हो जाएगा 120U, 96 प्लस 4 100 प्लस 20 120। अब ये है 96, ये है हमारा 40, 96 प्लस 40 दैट विल बी 136U। देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करना। सोडियम 23, हाइड्रोजन का 1U दैट विल बी 24U। क्या ये सही है बच्चे? अब जरा से देखो मैग्नीशियम जरा सा कैलकुलेट कर लेते हैं आपके लिए, 24 प्लस, अच्छा CO3 का भी मास चेक कर लेते हैं, वो कितना मास हो जाएगा, तो कार्बन का हो गया 12, और ये O3 का हो गया 48। आप ऐसे सोच लो 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 24 दैट विल बी 84। तो आपने ये सीखा कि अगर CO3 रहेगा कहीं पर, CO3 2 माइनस बाय द वे होता है, इसका नाम होता है कार्बोनेट आयन, इसका नाम क्या होता है कार्बोनेट आयन, और इसका भी मास कितना हो जाएगा 60U, ये आप याद रख सकते हो। अच्छा कार्बोनेट CO3 60, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 24 84। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब जरा सा इसकी बात करते हैं, देखो ये OH का भी आप याद रख सकते हो। OH का होता है ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 16 प्लस 1 17। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि OH माइनस जो है, OH माइनस इसका भी मास हो जाएगा 17U, ये याद रख सकते हो। तो 23 प्लस 17 दैट विल बी 40U। तो काम कितना आसान हो रहा है, या तो आप एक एक करके सॉल्व करो और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और थोड़ा ट्रिक सीखने की कोशिश करो कि चीज़ों को किस तरह से याद रखें। अब देखो जैसे हमने बता दिया OH 17, तो 2 टाइम्स OH है 34, 34 प्लस 40 दैट विल बी 40 प्लस 34 कितना हो जाएगा 74U। क्या ये बात समझ में आई? देन इसकी बात करते हैं पोटाशियम। पोटाशियम का हमने बताया आपको 39 होता है, तो 39 प्लस 17 कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 दैट इज 56U। क्या सही है या नहीं? देन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का 19, दो का 38, 38 प्लस 24, 24 प्लस 38 that will be 8 plus 4 12, balance 1, 3 plus 2 5 plus 1 6, 62U।
क्या ये बात समझ में आई आपको? तो आप इस तरह से आप फॉर्मूला मास याद कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सेगमेंट अभी थोड़ा बचा हुआ है, इस सेगमेंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग बात करेंगे वेपर डेंसिटी की। तो आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब एक टर्म आता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है ये समझना जरा सा। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन गैस और वेपर, the density of a substance in gas or vapor with reference to with reference to hydrogen, with reference to hydrogen gas at same pressure and temperature, same pressure and temperature is known as vapor density. वेपर डेंसिटी, क्या ये बात समझ में आई बच्चे? द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन गैस और वेपर विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट डेंसिटी इज नोन एज वेपर डेंसिटी। कहने का मतलब मैथमेटिकली इसका रिलेशन हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट, divided by density of H2, that is known as vapor density. और ये जो सब्सटेंस है ये कैसा फेज होना चाहिए? गैस फेज। ये जो हाइड्रोजन है ये भी कैसा फेज होना चाहिए बच्चे? गैस फेज। अब देखो हम लोग थोड़े से लाइक यू कैन से एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो सॉलिड या लिक्विड की बात की है। गैस जो है, गैस की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, थोड़ी अलग तरीके से बिहेव करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? अगर इस फॉर्मूला को फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इस फॉर्मूला का फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस गैस फेज अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम बच्चे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो कि किस फेज में होना चाहिए? गैस फेज में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2, कौन से फेज में? गैस में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2, कौन से फेज में? गैस फेज में। दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। अब आपको एक चीज बता देते हैं, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। ये जो वॉल्यूम है ये और ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया, ये वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया। आप पूछोगे सर इसके वॉल्यूम इसको वॉल्यूम को कैसे कैंसिल कर दिया? यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये वर्ड लिखा हुआ है।
तो आप एक चीज याद रखना, जो गैस है, गैस, अगर हमने दो डिफरेंट गैस लिया, दो अलग अलग गैस लिया, लेकिन दोनों अलग अलग गैस को हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा है, दोनों गैस को हमने सेम टेम्परेचर और दोनों अलग अलग गैस को हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अगर हमने दोनों का सेम अमाउंट लिया है, मान लो हमने लिया ये 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स लिया, और इसका भी हमने लिया 10 मॉलिक्यूल्स, गैस मिल लिया, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स एंड 10 मॉलिक्यूल्स, दोनों को हमने सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पर रखा है, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ये आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो बस अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं आई समझ में तो फॉर्मूला बस याद कर लो। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को हमने कैंसिल कर दिया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया मास ऑफ सब्सटेंस गैस फेज अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, that is equal to vapor density। therefore इसी से हमारा, इसी से फर्दर रिलेशन बन के आता है। अच्छा आपको पता है H2 उसका उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2U, अरे यस और नो, एक हाइड्रोजन का 1U तो दो एटम का 2U। तो आपको पता है कि मास यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस is equal to 2 times vapor density, अरे यस और नो, तो यही हमारा बन गया फॉर्मूला, यानी हमारा बन गया फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। आप इसको सही से लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। क्या ये बात समझ में आई बच्चे? सही है सोनू? तो अगर आपको ये टर्म समझ में आ गया तो फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। जरा सा चेक कीजिए जो हमने एक्सप्लेन किया है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो याद रखना वेपर डेंसिटी जो होता है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन, विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन। और यहाँ पर वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला सामने आया था, यहाँ से ये फॉर्मूला सामने आ रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का हम लोग आगे चल करके यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, आप इस लेक्चर को दोबारा देखें और ये फॉर्मूला याद रखें, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। लेकिन याद रहे वेपर डेंसिटी इज विद वी हैव टेकन रेफरेंस एज हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लिख सकते हैं, राइट। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पर। The vapor density of a compound is कितना, मान ले 14, ठीक है। The vapor density of a compound is 14 and it contains only carbon
and hydrogen. The vapor density of a compound is 14 and it contains only carbon and hydrogen. What can be the what can be the what can be the simplest formula of that compound, of that compound? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर वेपर डेंसिटी लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा बच्चे बताइए जरा सा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड विल बी 2 times vapor density, that will be 2 times 14 which will be 28U। आप बोलोगे कि हाँ इसका इस सब्सटेंस का जो है मॉलिक्यूलर मास तो हमें मिल गया, मगर इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो आप सोचोगे कि कार्बन x एंड हाइड्रोजन y, ऐसा लिख दिया फॉर्मूला। आप सोचो जरा सा, कार्बन को आपने x मान लिया, हाइड्रोजन को y, और इन सब का जो मास होता है वो आपका कितना होना चाहिए? 28U ही होना चाहिए। तो कार्बन का एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 12। तो 12 इंटू एक्स प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू वाई, करेक्ट, दैट विल गिव यू 28U। ये इस तरह से लिखा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। और ये जब आप सोचोगे ना, आप सोचोगे कि जरा सा वैल्यू को पुट अप करके सब्सटीट्यूट करके आंसर चेक करते हैं, तो इस तरह से आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ती है। तो क्वेश्चन को देखें और आप उसमें वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो आपने सोचा कि क्यों ना कार्बन का हम 2 एटम ले लें। तो अगर कार्बन आपने 2 एटम ले लिया तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा आपका C2। और अगर आपने हाइड्रोजन कितना ले लें? आपने हाइड्रोजन ले लिया लेट से 4 मान लो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 28 है भाई, तो मिनिमम 2 कार्बन तो हो सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम, आई शुड नॉट यूज द वर्ड मिनिमम, आई एम यूजिंग मैक्सिमम 2 कार्बन हो सकते हैं। 2 से ज्यादा कार्बन हो सकते हैं क्या? अगर 2 से ज्यादा कार्बन हो गए तो 12 3 36, वो 28 को क्रॉस कर जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन कहाँ गया? तो इसका मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन आप सोच सकते हैं, है कि नहीं? उससे ज्यादा आप सोच नहीं सकते हैं। तो हमने वही किया, हमने 2 कार्बन सोच लिया। अब जब 2 कार्बन सोचा तो 12 इंटू 2 24 हो गया, बच गया कितना? हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आई? यानी इस कंपाउंड का फॉर्मूला, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये हो सकता है, 12 2 24 plus 1 into 4, that will give you 28U। yes, तो this can be the answer। तो आपने इस तरह से सोचा, इस तरह से आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप अब क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। So I will be recording the 4th lecture and I will be talking about mole concept। तो डायरेक्टली हम लोग बिगिनिंग से ही, लाइक स्टार्टिंग से ही मोल कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट lecture। So that's all for this lecture। Thank you very much and please take care।